हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने ये चैप्टर चालू किया था, सेवेंथ चैप्टर, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको कहा था कि अब तक हमने जैसे बिजनेस के बारे में पढ़ा है कि बिजनेस कब सेटअप करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस एंड दी ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज दैट आर रनिंग। और उसके बाद हमने बिजनेस एनवायरनमेंट चालू किया, जिसमें हमने जाना कि जब बिजनेस चालू करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास की चीज़ों पे थोड़ा एनालिसिस करें। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जैसे कि आपके जो बिजनेस के शेयर होल्डर्स होंगे या जो मेंबर्स होंगे, जो आपके कस्टमर्स हैं या जो आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे लोग आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और कहीं ना कहीं इनके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो कंट्रोलेबल होती है। दैट इज़ यू कैन कंट्रोल देम, उनके डिसीजंस, उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो बिहेवियर है, दैट यू कैन कंट्रोल। बट देन अदरवाइज देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और उसमें हमने पढ़ा था जैसे कि नेचुरल कॉजेज हो गए, जैसे कि अगर लैंड फर्टाइल है, नहीं फर्टाइल है, क्लाइमेट कैसा है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है इन दैट केस। एंड देन वी हैव अदर फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल है, लीगल है, फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सटर्नली अफेक्ट करती है। तो कल का लेक्चर तो सब इनके ऊपर था। तो ये वाले लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड द बिजनेस। मतलब पहले के टाइम पे ये हुआ करता था कि एनवायरनमेंट पहले क्या, अभी भी एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ जो टाइम के साथ गवर्नमेंट ने लाई, जिसकी वजह से आज अगर आप देखोगे तो आपके बिजनेस को आप कहीं भी एडवर्टाइज कर सकते हो। मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। पहले तो ऐसे हुआ करता था कि जहाँ पे बिजनेस है वहीं पे बिजनेस आप एडवर्टाइज कर सकते थे। ज़्यादा लोगों तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि कम्युनिकेशन का ये नहीं था, और कम्युनिकेशन था भी तो आप किस तरह से लोगों तक पहुँचोगे, काफ़ी कुछ था। बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई जिसकी वजह से आज आप देखोगे तो आप अगर अच्छी बिजनेस लेवल पे हो तो अपना माल बाहर एक्सपोर्ट करवा सकते हो या बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हो। तो कुछ पॉलिसीज़ है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसीज फेल्ड, so the government introduced a new economic policy on 24th July 1991, known as liberalization, privatization and globalization, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे LPG। L for liberalization, P for privatization and G for globalization। तो जब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या पॉलिसीज निकाली गई थी वो सारी मतलब बोलते हैं ना, लाइन से फेलियर होते गई, क्योंकि शायद उनके पास नई स्ट्रैटेजीज नहीं होंगी या कोई आइडियाज़ नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये सारी जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने निकाली थी वो कहीं ना कहीं फेलियर फेस कर रही थी। बट फिर गवर्नमेंट ने ये तीन मेजर और तीन बहुत ही खूब बहुत ही खास पॉलिसीज़ निकाली, जिसकी वजह से आज हमारा जो बिज़नेस है या जो भी हम चीज़ें सेटअप करते हैं इंडिया में, उसे हम बहुत सारी कंट्रीज़ में बाहर भी एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। तो एक-एक करके पढ़ते हैं। लिबरलाइज़ेशन देखो नाम से ही पता चलता है। जब हम बोलते हैं कि यू आर बीइंग वेरी लिबरल, मतलब आप सख्ती नहीं बरत रहे हो, मतलब आप बहुत ही यू आर नॉट स्ट्रिक्ट। लिबरल का मतलब वो होता है नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन कैसे होता है कि पहले के टाइम में ऐसे होता था कि कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे टाइप्स के, कि ये प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, ये प्रोडक्ट नहीं आएगा, और आएगा भी तो इतने ही क्वांटिटीज़ में आएगा, या फिर उसका रेट इतना होगा, उसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा। दैट वाज वेरी रिस्ट्रिक्टिव, बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज़ें थी गवर्नमेंट की तरफ से, कि एक नंबर ऑफ चीज़ रिस्ट्रिक्शंस थे जो फॉलो करना पड़ता था जब भी हमको गुड्स यहाँ से बाहर भेजना है या बाहर से यहाँ मंगाना है। 1991 में क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाया लिबरलाइजेशन का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम पे जो ये अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस थे, मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती जो बरत रहे थे, तो वो उसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस निकाल दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने चालू हुई। एंड नाउ वी कैन सी, जैसे मैकडोनल्ड्स है, ये सारी जो कंपनीज है ये बाहर के देश से यहाँ पे आई है। तो लिबरलाइजेशन के पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि लोग आने के पहले 10 बार सोचते थे।
जैसे ही लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, हमें बाहर से बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस मिलने लगे, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गई, और उसकी वजह से कंट्री एज अ होल हमें बहुत इनकम जनरेट होने लग गई, हमारा हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया. Liberalization. The government of India adopted the policy of liberalization while facing a severe crisis. The liberalization refers to the process of ये मैं मार्क कर देती हूँ because this is a definition of liberalization. Liberalization refers to the process of eliminating the unnecessary controls and restrictions for smooth functioning of business. तो जैसे कि मैंने बोला, जो restrictions तो थे और आज भी हैं, बट जो रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं थी, जो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस थे, जिनके होने और नहीं होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर जिनके होने से फ़र्क नहीं पड़ता था, तो उसे निकाल फेंका लिबरलाइजेशन के प्रोसेस में. थ्रू द लिबरलाइजेशन प्रोसेस, इंडियन इकोनॉमी हैज़ ओपनड अप and started interacting with the world in large way. This has resulted into easy entry of the foreign business in India, tough competition and efficiency. तो जैसे कि मैंने बोला, जैसे ही ये सारे restrictions निकाल के बाहर फेंक दिए गए, वैसे के वैसे जो फॉरेन कंट्रीज थे, जो हम तो जानते हैं कि इंडिया का जो करेंसी है, अगर वो यूएसए या यूरोप या इन कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो ये रिलेटिवली लो है. जैसे आप वहाँ का $1 है तो यहाँ का 75 रुपीज़, मतलब अगर आप 75 रुपीज़ देते हो तो आपको वहाँ का $1 मिलेगा. तो आप समझ सकते हो कि फॉरेन कंट्रीज का जो करेंसी इंडिया में आना, उनका बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा अपने कंट्री के लिए. तो जो इनकम जो जनरेट होगी, वो वाकई में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी हमारे इंडिया के टोटल जीडीपी में. दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो इनकम जनरेट होती है. तो जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शंस निकाल फेंके, तो लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, जो इंडिया जो बाकी कंट्रीज से जो इंटरेक्शन करता है या जो कम्युनिकेशन होती है, वो कहीं ना कहीं लिटरली खुल गई, और उसकी वजह से जो फॉरेन बिजनेसेस है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गया, और उसकी वजह से क्या हो गया ना, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया. और कंपटीशन जब बढ़ता है, इन दैट केस जो बाकी बिजनेस, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो लोग भी अपना काम सही तरीके से चालू कर देते हैं करना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कंपटीशन है, हर किसी को एक दूसरे से आगे निकलना है. तो इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइजेशन इंक्लूड्स, अब क्या क्या लिबरलाइजेशन में आया था. सबसे पहला, एबॉलिशिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम. तो यहाँ पे ऐसा था कि इंडस्ट्रीज ओपन करना है, तो लाइसेंसिंग सिस्टम जो उसका था वो काफ़ी बोले ना, काफ़ी लंबा प्रोसीजर था, और काफ़ी टाइम लग जाता था कि लाइसेंस लेने में इंडस्ट्रीज़ के लिए और उसके लिए. बट ये वाली जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं किसी किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए अबॉलिश कर दी गई, मतलब वो प्रोसेस ही निकाल दिया गया. द सेकेंड इज रिडक्शन इन द फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़. तो पहले जब इम्पोर्ट करते थे हम कोई सामान बाहर की कंट्रीज से, तो पहले तो उसकी बोलते हैं ना, फिजिकली उसे जल्दी पास नहीं किया जाता था, पोर्ट पे रखा जाता था कस्टम्स ड्यूटी के, और उसके ऊपर हैवी टैक्सेस, हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज डाले जाते थे, ताकि लोग बाहर के गुड्स को यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कि प्री इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस के पहले हम हमारा जो एक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कभी, द बॉयकॉट द विदेशीज गुड, मतलब बाहर के गुड्स को हमने बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था. बट उस वजह से क्या होता था कि कंट्री एज अ होल कहीं ना कहीं उनको वो इनकम जनरेट नहीं हो पाता था, और कंट्री को जब अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है और उसे डेवलप्ड बनाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर लोगों से, बाहर की कंट्रीज से लोगों से अच्छा इंटरेक्शन रखें, अच्छी बॉन्डिंग रखें, जिसकी वजह से वी कैन एडवर्टाइज आर प्रोडक्ट इन देयर कंट्री एंड दे कैन डू द सेम टू अस. तो ये एक जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हैवी रेट पे लगाया जाता था, वो चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, या कम कर दी गई है, जो पहले ज़्यादा रेट पे किया जाता था. द थर्ड वन इज़ रीफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. तो जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, ये किस तरह से पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, क्या किस तरह से खर्च किया जाएगा, व्हाट विल बी द पर्पज़, और किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, कौन से कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना है, वो जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो पूरा मनी रिलेटेड, उसको हमने रिफॉर्म किया, वापस बनाया. जो पहले था वो बहुत आउटडेटेड था, और उसको अब नए मॉडर्न तरीके में लाने के लिए हमने उसे रिफॉर्म किया. द फोर्थ वन इज रिडक्शन इन टैक्सेस. ऑब्वियसली पहले के टाइम में टैक्सेस
क्योंकि इनकम ज़्यादा नहीं होती थी और टैक्सेस ज़्यादा लगाते थे गवर्नमेंट लोग, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती थी, जो मतलब लोग डीमोटिवेट हो जाते थे कि यार अगर हम पूरे साल का 60,000 या मतलब वो टाइम पे तो यही होगा, अगर हम साल का सपोज 1 लाख रुपए कमा भी रहे हैं पूरे साल का, और उसमें अगर हमको 45% या 50% टैक्स भरना है, तो फिर लोग कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते थे कि यार अब तो मतलब 50,000 ऑनली वी आर अर्निंग, बाकी 50,000 गवर्नमेंट को दे दो। या फिर जो बाहर हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं या फिर बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं कोई चीज़, तो अगर हमको डिस्काउंट में भी मिल रही है तो उसके ऊपर टैक्स भर दो, तो वो प्राइस लेवल हो जाता था। तो इसीलिए लिबरलाइजेशन के टाइम पे उन्होंने मेक श्योर किया कि वो टैक्सेशन के जो रेट्स हैं वो कम कर दिए जाए। द फिफ्थ वन इज रिडक्शन इन द कंट्रोल्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज। तो पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि फॉरेन करेंसीज जो आती थी बाहर से, उसके ऊपर हमने एक रिस्ट्रिक्शन रखा था कि इतने ज़्यादा डॉलर के ऊपर हम अलाउ नहीं करेंगे इंडिया में, या फिर इतना डॉलर्स ही हम मंगा सकते हैं वहाँ से ट्रेड करने के लिए। तो वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। मतलब ऐसे नहीं हुआ है कि उन्होंने पूरा अबॉलिश कर दिया है कि हाँ आप तो जितने भी पैसे चाहे आप लेकर आ सकते हो अमेरिका से। दैट इज़ नॉट द केस। अभी भी आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है इन सम केसेस, एंड इन सम केसेस आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है अगर आप फॉरेन करेंसी बाहर से यहाँ पर लेकर आते हो। बट पहले जो रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी कि स्ट्रिक्ट नो नो था, बोलते हैं ना, जैसे आप अगर मैं आपको मना ही कर दूँ कि आपको ये काम नहीं करना है, तो वो हो जाता है कंप्लीट अबॉलिशमेंट, मतलब कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि ये तो नहीं करने देंगे। बट इफ आई गिव यू अ कंडीशन कि हाँ तुम मुझसे पूछ के ये काम कर सकते हो, सो देयर इज रिडक्शन इन दैट रिस्ट्रिक्शन दैट वी हैड अप्लाइड अर्लियर। तो अभी वो केस हो गया है कि अब आप चाहे जितने भी फॉरेन करेंसी इंडिया में ला सकते हो, या फिर एक लिमिट है, कोई स्पेसिफाइड लिमिट है, बट ऐसा नहीं है कि बिना अपनी मर्जी से। उसके लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस। बट उसमें भी रिडक्शन हुआ है, जो पहले कंट्रोल्स होते थे, जो रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि बाहर की करेंसी यहाँ के लाने के लिए, वो चीज़ पे कहीं ना कहीं रिडक्शन आया है। द सिक्स्थ वन इज चेंजिंग द अप्रोच टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो कहीं जब पहले जब ऐसा होता था, तो इंडस्ट्रीज में जब प्रॉफिट नहीं होता था, कभी कभी प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर पाती थी इंडस्ट्रीज, तो उसको हम बोलते थे कि दैट इज इन द फेस ऑफ सिकनेस। वो बीमार तो इंसान होते हैं, बट जब इंडस्ट्रीज एक सही तरीके का प्रॉफिट नहीं ला सकती है, तो उसे हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज आर इन सिक फेज। ठीक है। तो अब पहले बाद में जब अगर ऐसा कुछ होता था तो तुरंत वो इंडस्ट्रीज बंद कर दी जाती थी और वहाँ के लोगों को निकाल दिया जाता था। बट लिबरलाइजेशन की वजह से एक चेंज आया है उसके अप्रोच में। चेंज ये आया है कि अगर इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या, देर आर मैनी वेज टू मूव ऑन। वापस आप अपनी मेहनत करो, एफिशिएंसी लाओ, चीज़ें चेंज करो, और उसके बाद आपकी इंडस्ट्री वापस ग्रोथ करेगी। सो दैट द चेंज इन द अप्रोच टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सिकनेस। अगर कोई इंडस्ट्री मतलब नहीं जनरेट कर पा रही, तो कोई दूसरी इंडस्ट्री उसको टेक ओवर करके, मर्ज करके, या फिर दोनों साथ में मिलके एक नया बिजनेस चालू कर सकते हैं। द सेवेंथ वन इज फ्रीडम टू डिसाइड द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। लिबरलाइजेशन की वजह से क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हट गए, तो आपके लिए एक खुला आसमान। यू आर रियली फ्री टू टेक अप एनी टाइप ऑफ बिजनेस, या फिर किस स्केल पे आपको बिजनेस ऑपरेट करना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती थी। अब आपके सिर पे कोई आपको ये आपको बोलने के लिए नहीं है कि आप ये करोगे और इतना ही करोगे। जैसे पहले गवर्नमेंट बोलती थी अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो फिर आप सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस करोगे और इससे ज़्यादा नहीं करोगे। तो दोज आर द काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अर्लियर। बट अब आप अपनी चॉइस से आपको जो बिजनेस करना है, लार्ज स्केल पे करना है, स्मॉल स्केल पे करना है, रूरल एरिया में करना है, अर्बन एरिया में करना है, कौन से टाइप का बिजनेस करना है, हर चीज़ का फ्रीडम है चूज करने के लिए। एट्थ वन इज अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में तो हमने बात की थी। फॉरेन कंपनीज के लिए समझ लो दरवाज़ा खुल गया इंडिया का। तो पहले जो ये रिस्ट्रिक्शंस है वो एक लंबे से गेट का काम करते थे, जो एक लोगों के बीच में एक बाउंड्री बना के रखती थी कि नहीं, इसके अंदर नहीं आना है इंडिया में बिजनेस करने के लिए। और उस वजह से हमने कई सारे पहले हम बोलते थे कि इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री और वहाँ पे पैसे नहीं है और ये नहीं है। बट आज आज के डेट में आप देखोगे तो कितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, कितनी सारी फॉरेन कंपनीज हैं जो आज इंडिया में
सेटअप है, इंडिया में ऑपरेट कर रही है, उसकी वजह से उनका भी इनकम जनरेट हो रहा है और यहाँ पे भी हम अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। जितनी भी एमएनसीज हैं, जितनी भी आईटी फर्म्स हैं, जो मतलब हर चीज़ आप देखोगे तो हर चीज़ यहाँ पे फॉरेनर्स और जो फॉरेन कंपनीज हैं वो लोग यहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं और हमें भी उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। द नाइन्थ वन इज फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले के टाइम में मोनोपोली हुआ करती थी, जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वही प्राइस होगा। किसी भी गुड्स का आपने भले कितनी भी मेहनत की हुई हो उस आपके गुड्स के प्रोडक्शन पे, या फिर उसको बेचने के लिए आपने कितना भी एडवर्टाइजमेंट किया हो, प्राइस वही होगा जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था। बट आज के ज़माने में यू हैव अ फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स। अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, कोई हैंडमेड चीज़ है या कोई चीज़ प्रोड्यूस की है जिसके अंदर आपके एफर्ट्स लगे हैं, तो आप भी देखोगे जो सेलर्स होते हैं वो लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी का या फिर शॉप का रेंट एंड एवरीथिंग दे इंक्लूड, वो कहीं ना कहीं अपने प्राइस में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इंक्लूड कर देते हैं एंड देन वो अपने कस्टमर्स से ही वो प्राइस वसूलते हैं। देयर इज फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस। अगर आपने बहुत मेहनत की है अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने में और बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं, तो फिर आप अपना हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द थिंग दैट यू आर चूजिंग टू वर्क ऑन एंड क्वालिटी ऑफ द थिंग दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। It's your choice. The tenth one is opening of the basic telecommunication sector. तो जो लिबरलाइजेशन आया था तो उस वक्त ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स भी खुले थे, जैसे एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, ये सारी चीज़ें भी तभी तभी जस्ट चालू हुई थी लिबरलाइजेशन के टाइम पे। लिबरलाइजेशन हेल्प्स इन अचीविंग द हाई ग्रोथ रेट, easy availability of goods at competitive rates। competitive rates इसीलिए क्योंकि बहुत सारे business at of the same thing are now able to open up freely। The high foreign exchange reserve, strong rupee and good industrial relation। तो ये हुई लिबरलाइजेशन की बात। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन नाम से पता चलता है कि हमने जो पढ़ा था पता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि ये पब्लिक सेक्टर है और ये प्राइवेट सेक्टर है। तो जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि पब्लिक सेक्टर में ज़्यादातर कहीं ना कहीं अगर है तो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन होता ही है पॉलिटिकल पब्लिक सेक्टर्स में। और प्राइवेटाइजेशन ऑन द अदर हैंड आर लाइक कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी हु आर डूइंग बिजनेस। तो जब प्राइवेटाइजेशन वाली पॉलिसी डाली गवर्नमेंट ने 1991 में, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, कई सारे ऐसे सेक्टर्स या कई सारे ऐसे बिजनेसेस जिसमें पब्लिक जो पब्लिक सेक्टर थी या जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था उससे कन्वर्ट कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस को टेक ओवर कर लिया। और पहले के ज़माने में जो प्राइवेट पब्लिक बिजनेसेस हुआ करती थी, आज वो प्राइवेट बिजनेसेस है, प्राइवेट सेक्टर में गिनी जाती है। Privatization refers to the reduce the involvement of state or the public sector by involving the public sector in economic activity। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि कोई पब्लिक सेक्टर है उसको बदल के या फिर उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट या स्टेट या पब्लिक से लेकर प्राइवेट पर्सन्स या प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दी जाती है, ताकि उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाए। Privatization implies many government sectors to be sold or given to the private individual hands to run them। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स जो पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी, जिसको पहले गवर्नमेंट ओन करते थे, मैनेज करते थे, आज के टाइम में वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करते हैं। ठीक है, अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूँ तो जैसे अगर रेलवे है, रेलवे आज भी गवर्नमेंट के हाथ में है और रेलवे कभी प्राइवेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे तो उसका मिनिमल रेट है। आपको ट्रेन की टिकट लेनी है बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको अवेलेबल। तो जैसे ही अगर ये रेलवे सपोज कल को कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, सपोज अंबानी है जो रिलायंस के ओनर है, उन्होंने अगर रिलायंस वालों ने अगर रेलवे को टेक ओवर कर लिया, तो ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी
कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हाथ में ले ले, बट जैसे ही वो चीज़ होती है ना, जो रीजनेबल रेट हम बोल रहे हैं ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स का जो मेन मोटो होता है वो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होता है, बल्कि प्रॉफिट अर्न करने का होता है। तो जैसे आप देखोगे कि जैसे अपने लोकल ट्रेन का जो प्राइस है वो मुंबई मेट्रो या जो मेट्रो ट्रेन होती हैं उससे कई ज़्यादा कम है। मेट्रो ट्रेन की जो टिकट्स है वो कई ज़्यादा है, क्योंकि देन वो प्राइवेट सेक्टर है जो मेट्रो ऑपरेट होती है यहाँ पे मुंबई में, दैट इज बाय रिलायंस। बट जो रेलवे है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो प्राइजेस का फर्क हो जाता है। बट देन क्योंकि आप अगर कंट्री एज अ होल देखोगे तो कंट्री को भी पैसे की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना सके, ब्रिजेस बना सके, अच्छी बिल्डिंग्स बना सके, और हम डेवलपिंग से डेवलप्ड वाले फेज पे पहुंच सके। प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत किस लिए थी? सबसे पहला तो मोर एफिशिएंसी। आप देखोगे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स जो होते हैं या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उठा के देख लो, दे आर नॉट एज एफिशिएंट एज द प्राइवेट सेक्टर्स आर। आज भी आप कोई गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ, वहाँ के एम्प्लॉयज़ और जो प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक्स हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ में आपको तुरंत पता चलेगा फ़र्क क्या होता है। आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाओ, जैसे कि इलेक्शन कार्ड बनवाने या आधार कार्ड बनवाने या फिर पैन कार्ड बनवाने, कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ के जो लोग हैं उनका जो काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं उतना एफिशिएंट नहीं है। वो लोग हर चीज़ को थोड़ा डिले करके कोई भी काम आप गवर्नमेंट का फटाक से नहीं करवा सकते। बट अगर आप यही काम अगर प्राइवेट साइड में जाओ, प्राइवेट बैंक्स में जाओ या फिर कंपनीज में जाओ, वहाँ पे आपको लिटरली कस्टमर्स को किंग माना जाता है और ऐसा लगता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही सब कुछ है। तो मोर एफिशिएंसी के लिए प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत थी। द सेकेंड इज लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो ये तो हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता ही है, या तो डायरेक्टली होगा या तो इनडायरेक्टली। बट उनके ऊपर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज की नज़र होती है। पर अगर किसी बिजनेस में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूट सेक्टर चला रहे हैं, कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो उसमें अगर बोलते हैं ना एक पॉलिटिकल और गवर्नमेंट, वो पॉलिटिक्स अगर घुस जाती है ना, कोई अपने फायदे के लिए काम करवाता है, तो इट इज़ बिट इरिटेटिंग। तो फिर ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हटाने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स प्राइवेटाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत थी। द थर्ड वन इज रिडक्शन इन द लेबर प्रॉब्लम। तो पहले के टाइम में लेबर्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे इसमें पब्लिक सेक्टर में। बट जैसे प्राइवेटाइजेशन आया, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनने लगी सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स में, तो वहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब जो भी लेबर का प्रॉब्लम था वो चीज़ सॉल्व हो गई। द फोर्थ वन इज ensuring द अकाउंटेबिलिटी। मतलब कोई भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी जो चीज़ रिकग्निशन की जो इशू थी पब्लिक सेक्टर में, लोग इतना ट्रस्ट वर्दी नहीं थे, बट जैसे प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं इट इज़ रियली ट्रस्ट वर्दी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि काफ़ी एफिशिएंट होते हैं यहाँ के एम्प्लॉयज़। फिफ्थ वन इज कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन। मतलब शेयर्स रिलेटेड जो भी है उस चीज़ को सही तरीके से चलाने के लिए कैपिटल मार्केट का डिसिप्लिन। Privatization includes following: reduction in the number of industries reserved for the public sector and introduction of the selective competition to the reserved area। तो प्राइवेटाइजेशन का सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर्स के लिए जो इंडस्ट्रीज रिजर्व थी उसमें कमी आई है, और ऐसी रिजर्व्ड एरिया के लिए कुछ सिलेक्टिव कंपटीशन खड़ी कर दी गई है। समझ रहे हो? मतलब पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज पहले गिनी जाती थी उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन आ गया प्राइवेटाइजेशन की वजह से। और अब जो कंपटीशन का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, क्योंकि और भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में आ रही है, वो बढ़ गया है या इंट्रोड्यूस हो गया था। Disinvestment of the shares of selected public sectors in order to raise the resources and to encourage the wider participation of the general public and workers in the ownership of business। तो जो पब्लिक सेक्टर्स में शेयर्स थे, जो शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने अपने शेयर्स वापस ले लिए होंगे। जो पब्लिक सेक्टर ओवरऑल सफ़र करता है अगर कुछ सेक्टर इंडस्ट्रीज उसमें से चली जाती है, तो उन्होंने अपने शेयर्स वापस ले लिए होंगे, राइट। तो उसकी वजह से डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। एंड जो जनरल पब्लिक है, जो वर्कर्स हैं, उनको एनकरेज किया जाता था कि आप ही बिजनेस के ओनर रहोगे,
अगर पब्लिक से प्राइवेट में जाती है देन टू यू आर ओनली दी ओनर ऑफ द बिजनेस। जो लोग अब तक पब्लिक सेक्टर में वहाँ के ओनर थे वो अभी भी प्राइवेट सेक्टर में उनके ओनर ही कहलाएंगे। द थर्ड वन इज इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो डॉक्यूमेंट है जो दो पार्टीज के बीच में बनाई जाती है, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जिसमें सारी अंडरस्टैंडिंग की बातें लिखी होती है कि जब अगर ये बिजनेस पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो सेम होंगी, जो पब्लिक सेक्टर में भी थी और प्राइवेट सेक्टर में भी होंगी, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाएगी यहाँ पे आने के बाद। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट आया उस परफॉर्मेंस में। प्राइवेटाइजेशन इज एन इफेक्टिव टूल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब एक स्ट्रक्चर है उसे वापस चेंज करके नए तरीके से टू रीस्ट्रक्चर एंड रीफॉर्मिंग, मतलब टू रीफॉर्म मतलब वापस बनाना द पब्लिक सेक्टर विच रन्स विदाउट सिग्निफिकेंट एम एंड मिशन। मतलब ऐसा माना जाता है कि पब्लिक सेक्टर्स के पास कोई पर्टिकुलर एम नहीं होता है कि हाँ हमें ये चीज़ अचीव करनी है या फिर हमें ये करना है, या फिर ऐसा कोई मिशन नहीं होता है उनका। बट प्राइवेट सेक्टर की जहाँ तक बात करते हैं तो उनके पास एक दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। उनको प्रॉफिट अर्न करने से मतलब होता है, उनको पता होता है कि आज से 10 साल बाद उनको किस लेवल पे होना है। दे हैव अ विजन, दे हैव अ मिशन फॉर इट। तो फिर क्या होता है जब प्राइवेटाइजेशन वाली चीज़ होती है, जब पब्लिक सेक्टर से कोई बिजनेस प्राइवेट सेक्टर में आता है तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग और रीफॉर्मिंग का प्रोसीजर होता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इज परसीव्ड टू बी फंडामेंटली मोर सेल्फ मोटिवेटेड, प्रॉफिटेबल एंड रिलायबल फॉर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी में जी वाला पार्ट। ग्लोबलाइजेशन नाम से पता चलता है कि ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया के साथ बोलते हैं ना मेल जोल करने का, इंटरेक्ट करने का, वो चीज़ का जो लिबरलाइजेशन जैसा ही है, बट वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन हटाया जाता था। और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, लोगों को लोगों के लिए वो बाउंड्री खोल दी जाती है जो अपने कंट्री में है। So globalization means integration of the national economy and the societies through cross-country flows of the information, ideas, technologies, goods, services, capital, finance and people. तो globalization की वजह से क्या होता है, हमारे जो इनोवेटिव आइडियाज़ है वो बाहर की कंट्रीज में शेयर हो सकती है, वहाँ के आइडियाज़ यहाँ पे लाए जा सकते हैं। जो भी टेक्नोलॉजीज़ है, अगर हम कोई अच्छा टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो वो हम बाहर बेच सकते हैं। और बाहर जैसे हमने जब दो नेबर्स नहीं होते कि हमने कोई अच्छा नाश्ता बनाया तो हम उनको देते हैं, उन्होंने कुछ बनाया था। सो ऐसे ही बड़े लेवल पे आप देखोगे तो फिर इंडिया अगर कुछ चीज़ अच्छा रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है, कुछ चीज़ प्रोड्यूस करती है तो उसे हम बाहर की कंट्री में फ्रीली प्रमोट कर सकते हैं और बेच सकते हैं। और बाहर की कंट्रीज को भी ऑलवेज वेलकम है, अगर उनको कुछ बताना है, उनको सर्विसेज शेयर करनी है, गुड्स शेयर करने हैं, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ है अगर वो शेयर करने हैं। और या फिर यहाँ से भी पता है आपने सुना होगा कि ऑन शोर लोग यहाँ से आईटी कंपनीज से बाहर की कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं। तो वी कैन देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज दैट वी डू। In other words, globalization means a boundaryless world. All the nations would be interdependent, leading to the better interaction regarding improvement in global economy. मतलब इसका जो मेन पर्पस वो ये था कि अगर कोई एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे, तो बोलता है ना कि एक अकेला दिमाग उतना क्रिएटिवली नहीं सोच पाएगा जितना दो चार लोग मिलके सोच सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फिर ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में इन्होंने पूरे दुनिया के लिए सोचा है कि एक पूरा वर्ल्ड एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे अगर कोई अपना क्रिएटिविटी और स्किल्स शोकेस करता है, सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आके अगर ये चीज़ करते हैं तो आई गेस इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू दी वर्ल्ड एज अ होल। Globalization has a serious implication on socio-economic and the political sphere of life. तो कुछ यू नो ज़रूरी हो गया था ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी के लिए। सोशो इकोनॉमी मतलब उसमें सोशल मतलब सोसाइटी भी आ जाती है, और इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली भी, एंड फॉर द पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो।
ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या था, सबसे पहला तो रिमूविंग द एंटी एक्सपोर्ट बायसनेस। तो पहले हम एक्सपोर्ट के एकदम सख्त खिलाफ थे कि यहाँ से कुछ चीज़ बाहर नहीं जाएगी और ना वहाँ से कुछ यहाँ पे आएगी। तो पहले तो वो चीज़ हमने निकाल दी, वो जो एक्सपोर्ट को लेके जो भेदभाव होता था पहले कि हम यही कंट्री में गुड्स बेचेंगे और यहाँ पे नहीं बेचेंगे, वो बायसनेस निकाल दी है। सेकेंड इज मिनिमाइजेशन ऑफ दी वेरी हाई इम्पोर्ट टेरिफ। ये तो चीज़ हमने लिबरलाइजेशन में पढ़ी, जैसे कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि ये तीनों पॉलिसीज एक साथ में ही आई थी 1991 में। तो जैसे कि हमने बात की थी कि इम्पोर्ट टैरिफ्स को रिड्यूस कर निकाला नहीं है, टैक्सेस अभी भी लगते हैं बट उसमें रिड्यूस कर दिया गया है। द थर्ड वन इज प्लेसिंग द लेसर रिलायंस ऑन द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट। तो पहले हम क्वांटिटी को लेके बहुत क्यूरियस होते थे कि हाँ इतना ही गुड्स, इतना इतना ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंडिया में लाया जा सकता है या इतना ही क्वांटिटी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो उस चीज़ में उन्होंने थोड़ी सी नरमी बरती है कि हाँ अब अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी लाना है, वेदर गुड्स आर लीगल और इलीगल, ये चीज़ चेक की जाती है। और अगर आपको ज़्यादा गुड्स लाना है जो कि नॉर्मल क्वांटिटी से कहीं ज़्यादा, देन यू हैव टू टेक परमिशन। बस पहले तो परमिशन लेके भी नहीं आना है, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस था। Then we have features of globalization जिसमें है freedom to set and operate business anywhere in the world। ये तो हमें पता है, जैसे बाउंड्रीलेस वर्ल्ड हो गई तो हम कहीं भी अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स फ्रॉम और टू एनी अदर कंट्री, मतलब कहीं से खरीदो और कहीं पे बेचने की खुली छूट है। द थर्ड वन इज टू लेसन द डिस्टेंस बिटवीन द लोकल एंड द इंटरनेशनल मार्केट। तो अगर हम पहले के टाइम में आप सुनोगे तो ऐसा हम बोलते थे कि अरे इम्पोर्टेड कार है, मतलब कोई चीज़ बाहर से आ रही है, कोई बड़ी चीज़ रहती थी। आज हम इतने सारी चीज़ें हम मंगाते हैं अमेजोन से, कितनी सारी चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं, वो बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट की हुई चीज़ें होती है। तो वो जो बोलते हैं ना डिस्टेंस, जो एक फॉर्मल डिस्टेंस था लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में, वो चीज़ अब डिस्टेंस कम हो गई है। द फोर्थ वन इज डायरेक्ट फॉरेन पार्टिसिपेशन। डायरेक्टली फॉरेन कंपनीज यहाँ पे इनवाइटेड है कि जो जैसे चाहे इन्वेस्ट कर सकता है एंड डू देयर बिजनेस इन इंडिया, इवन वी कैन गो देयर एंड डू आवर बिजनेस। फिफ्थ वन इज एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे हमने बोला कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हम एक ही कुएं के मेंढक हैं, समझ रहे हो, हम सब एक ही दिशा में सोच सकते हैं बिकॉज हमारा कल्चर सेम है, हमारे रिलीजन्स ऑलमोस्ट, वी कम फ्रॉम अ वेरी हेरिटेज कल्चर जहाँ पे बहुत पुराने पुराने ख्यालात के लोग हैं। तो अगर सपोज इंडिया सिर्फ इंडिया होता, मतलब वो जो बाउंड्री है वो नहीं हटाई गई होती, तो हम आज भी वो टिपिकल ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहनते या टिपिकल ओल्ड फैशन चीज़ें यूज़ करते। अगर वो सारी चीज़ें होती, शायद फ़ोन वगैरह भी अपने आप जब इन्वेंट होता तब इन्वेंट होता, और ऐसे नहीं हो पाता। हमारी क्लोथिंग स्टाइल भी एकदम ओल्ड फैशन होती, सलवार सूट कुर्ता पजामा ऐसे। बट आज हम अगर कोई नए नए ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहे हैं या फिर नए फैशन के क्लोथ्स पहन रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज कि जो फॉरेन कल्चर है, जो फॉरेन की आइडियाज़ है, उनका कल्चर हमने अपनाया है इंडिया में। और आप देखोगे कि फॉरेनर्स भी कई सारे ऐसे होते हैं जिनको साड़ी पहनना पसंद है, जिनको साड़ी अच्छी लगती है, जिनको ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है, सल वो कुर्ता और पजामा बॉयज़ के लिए, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दीज क्लोथ्स। इस ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि हम अपने आइडियाज़ और अपने कल्चर और अपनी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आज अपने पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम अपने टेक्नोलॉजी या जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स यूज़ करते हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, और इसीलिए आज अपना कंट्री डेवलपिंग है और कुछ सालों में डेवलप्ड भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, ऐसी पॉजिटिविटी, क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से? सबसे पहला है कि ग्लोबल अग्रीमेंट इन द ट्रेड। जो हम बाइंग एंड सेलिंग वाला ट्रेड करते थे उसमें अब ग्लोबल अग्रीमेंट बना है, जिसमें सारी कंट्रीज एक साथ आके एक अग्रीमेंट बनाती है और उसमें नोट डाउन की जाती है कि हाँ हम कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करवाएंगे या इंपोर्ट करवाएंगे। सेकेंड इज स्प्रेडिंग द मार्केट एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन में जो भी चीज़ होंगी ना वो वर्ल्ड एज अ होल के लिए ही बहुत ज़रूरी होंगी। The third one is physical and geographical boundaries are diminished and world becomes a global village। तो अगर हम बात करें सिर्फ इंडिया की, तो हम बोलते हैं इंडिया इज अ कंट्री, राइट। उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप चाहे, अच्छा फ्रॉम बिगनिंग। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बड़ी आसानी से सामान बेच सकते हैं,
या फिर यू कैन सेल योर गुड्स। बट जब ग्लोबलाइजेशन आया तो जो बाउंड्रीज है अपनी कंट्रीज को लेके कि हम ट्रेड नहीं करेंगे बाकी लोगों को लेके, बाकी कंट्रीज को लेकर, तो वो बाउंड्री हटा दी गई और उसकी वजह से क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड एक विलेज, एक ग्लोबल विलेज बन गया है कि जहाँ पे हम बड़ी आसानी से दूसरी कंट्रीज से भी ट्रेड कर सकते हैं। The fourth one is customers are only concerned about the product quality, price, design, value and appeal. तो आपको लगता है कस्टमर्स ज़रा भी फिक्र करते हैं कि ये गुड्स कहाँ से आया है? तो आज हम पेंडेमिक में हैं, कोरोना में, एंड वी आर बॉयकॉटिंग दी चाइनीज गुड्स। वो तो इसीलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है चाइनीज प्रोडक्ट। बट अगर गवर्नमेंट ये स्टेप नहीं लेती है बैन करने का चाइनीज प्रोडक्ट, तो डू यू रियली थिंक कि लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा चाइनीज प्रोडक्ट यूज करने में? नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर कंसर्न अबाउट दीज थिंग्स दैट आर रिटन अबाउट, जो कि है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडिया में ही दोगे तो वो इंडियन गुड्स लेंगे। तो और दूसरा उनका प्राइस, तो प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो मेक इन इंडिया के नाम पे। देन व्हाट इज़ द डिज़ाइन, क्या वो उनके हिसाब से, उनके चॉइस के हिसाब से डिज़ाइन है? क्या उसकी वैल्यू क्या है, वो किस तरह से दिखेगा या कैसा उसका अपीयरेंस है? तो ये सारी चीज़ें ही कस्टमर्स को उससे फ़र्क पड़ता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गुड्स कहाँ से आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है। The fifth one is globalization has created an economically interdependent international environment। मतलब हर इंसान एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, समझ लो। अगर मुझे किसी कंट्री में गेहूं भेजना है या चावल भेजना है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल कंट्री है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे बहुत होते हैं, तो हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर किसी कंट्री की इसमें टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हम वहाँ से टेक्नोलॉजी कर, तो हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द सिक्स्थ वन इज इंक्रीज्ड द ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर। अब इन तीनों पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है अपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में? तो सबसे पहला है देयर इज इंक्रीज इन कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि बाहर की कंट्रीज के बिजनेसेस भी इंडिया में आ रहे हैं। देन कस्टमर्स का डिमांड बढ़ गया है। ट्रिमेंडस चेंज, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही है। देन वी हैव नेसेसिटी फॉर चेंज। अब अब वो टाइम आ गया है बदलाव का, नाउ इट्स टाइम टू चेंज। सबको ऐसा लगता है कि हाँ, नाउ इट्स टाइम टू चेंज द थिंकिंग, द आइडियाज ऑफ द पीपल। then there's a need for developing the human resources and then the customer oriented market। मतलब आज, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो सामान अवेलेबल है लोगों को मजबूरी में ही खरीद लेना पड़ता था, भले वो उनके मन का ना हो। बट आज आज आप देखोगे कि हर चीज़ कस्टमाइज्ड अवेलेबल है। मतलब कस्टमर इज ट्रीटेड एज अ किंग ऑफ मार्केट, और कस्टमर का जो डिमांड है वो सप्लायर्स को फुलफिल करने का ऑब्लिगेशन है। द सेकंड इज डिसकंटिन्यूएशन बजट सपोर्ट बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से अब कोई वो बजट सपोर्ट और उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है तो हर बिजनेस को अपने तरफ से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो मार्केट में डटे रहें, सर्वाइव कर पाए। देन द लास्ट वन इज नेसेसिटी फॉर द एक्सपर्टाइज इन वेरियस फील्ड। क्योंकि अब इतने सारे लोग आ गए हैं तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि स्पेशलाइजेशन हो हर फील्ड में। जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो देयर शुड बी सम पीपल या सम एक्सपर्टाइज नॉलेज जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है, जो सिर्फ क्लोथिंग के लिए काम करती है, जो सिर्फ फूड मैन्युफैक्चर करती है। तो हियर वी एंड विद दिस चैप्टर, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बाद हम एज पर द रूल विल गो विथ द एक्सरसाइज। और रिवीजन में मैं यही कर पाऊँगी, यहाँ से ही कर पाऊँगी जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समरी दी हुई है पूरे चैप्टर की। In the first lecture of this OCM, I had told you कि मैं आपको चार्ट फॉर्मेट बना के दूंगी, और मैंने वो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में आपको बना के दिया है क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्रांचेस थे कि इसके 2 पार्ट्स है, इसके 3 पार्ट्स हैं, एंड दैट इज वाई दैट चार्ट वॉज नेसेसरी। बट अदरवाइज अगर आप बाकी चैप्टर्स में देखोगे तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है किसी भी चीज़ में। सो इसीलिए इट इज़ मतलब खाली इम्पोर्टेंस है, फीचर्स दिए हुए हैं, तो उसमें जो पॉइंट्स है वो चीज़ें आपको याद करनी है। और इसीलिए आई थॉट कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो समरी है
वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है। मैंने खुद ने वो पढ़ी है एंड इट विल बी efficient and effective for you too during the exam times and last day revision. Let's start with exercise. The business environment has a tremendous impact on business. The new industrial policy was formulated in 1991. Changes in ruling गवर्नमेंट इज द एस्पेक्ट ऑफ, तो रूलिंग गवर्नमेंट में कोई चेंज हुआ है, गवर्नमेंट की बात आती है तो पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल। लिटरेसी लेवल इज एन एस्पेक्ट ऑफ, तो लिटरेसी लेवल पॉलिटिक्स में तो नहीं आएगी, लीगल में भी नहीं आएगी, सोशल में आएगी। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज द रिडक्शन इन द रोल ऑफ, तो हमने देखा प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में आना, तो पब्लिक। ग्लोबलाइजेशन इज कंसर्न्ड विथ डैश मार्केट, ग्लोबल मार्केट। डैश मीन्स लिंकिंग द नेशनल इकोनॉमी टू, मतलब नेशनल मतलब इंडिया की इकोनॉमी को पूरी दुनिया की इकोनॉमी से लिंक करने का काम ग्लोबलाइजेशन का है। एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोवाइड्स डैश सिग्नल, तो एनवायरमेंट की जब कोई अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं तो वो कौन सी सिग्नल देती है, वार्निंग सिग्नल्स देती है कि देखो आप कहीं एनवायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे हो। मैदर पॉइंट्स में आ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज बॉर्डरलेस इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट इज प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन आता है अबॉलिशिंग द लाइसेंस पॉलिसी, जो कि बहुत पहला पॉइंट था, ये वाला है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज वॉज इन 1991 and social environment means social values. Next environment, next matter column is internal environment. Internal environment है तो high cost, controllable है but it takes high cost. Political environment, ideology of the political party. लीगल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो लीगल में आ जाता है टैक्सेशन की बात। नॉलेज ऑफ लॉ नहीं आएगा, टैक्सेशन पॉलिसी। लीगल एनवायरनमेंट में वो सारी पॉलिसीज बनाई जाती है जो जिसमें डिस्प्यूट्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, जो टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, ड्यूटीज जो टैरिफ्स लगे जाते हैं उसके उससे लेकर जो चीज़ें होती है वो लीगल एनवायरनमेंट में होती है। डी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज टेक्नोलॉजी। फाइन। गिव वन वर्ड और phrase for uncontrollable factors of business environment. External business environment, जिसमें वो नेचुरल और पॉलिटिकल और लीगल और वो सारी चीज़ें होती थी। The environment of the business that includes customs and traditions, values and social trends. तो ऐसे businesses जो जिसमें customs है, traditions है, values and social trends है, तो वो है social environment। ठीक है, आप समझ जाओगे। The process of transferring the ownership of business enterprise, the process of transferring the ownership of business enterprise, agency and public service from public service to private sector, इसे तो हमने पढ़ा कि इसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, स्पेलिंग बराबर लिखना है एग्जाम में, क्योंकि वन वर्ड ही है एंड वन वर्ड ही अगर गलत स्पेलिंग लिखा है तो पूरे मार्क्स चले जाते हैं। द बाउंड्रीलेस वर्ल्ड, ये बाउंड्रीलेस वर्ल्ड देख लिया ना तो देखते ही ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। पहले ट्रू और फॉल्स की, ट्रू होगा तो टिक करूंगी और फॉल्स होगा तो क्रॉस करूंगी। ठीक। The external factors of the business are controllable factors. No, they are uncontrollable factors. External factors uncontrollable factors होते हैं। Business is a product of different environmental factors. Obviously, बहुत सारे environmental factors चाहिए होते हैं business चलाने के लिए, तो it is a product of different. So that is true. Business and the environment are inseparable parts. Yes, they are inseparable parts. There is no benefit of globalization.
क्या बात कर रहे हो, ऊपर ही तो पढ़ा। व्हाट आर द पॉजिटिव्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रमोटेड द लिबरल इकोनॉमी। द लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब लिबरलाइजेशन की बात करें, दैट्स ट्रू. देर इज नो बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, नो फॉल्स. देर इज अ बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा. देर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट, फॉल्स. देर इज अ लॉट ऑफ बिग कंसिडरेशन कि हम बिजनेस एनवायरमेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करें. ठीक है. Then complete the sentence. The term business environment generally refers to external environment. जो डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनवायरनमेंट है, बट लोगों के अगर बोलेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल है तो उसे हम नहीं गिनते. जो चीज़ें अनकंट्रोलेबल है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बोला जाता है. The second is helps the business enterprise for overcoming the challenges successfully. तो business environment ही help करता है. The geographical and the ecological factors are included in the geographical ecological. हमने कहाँ पढ़ा था? Natural में, natural environment. Literacy is important part of literacy. अब भी पढ़ा था. Social environment ऊपर भी था. Stability and the peace in country includes in dash environment. तो stability और peace गवर्नमेंट के हाथ में होता है. वो लोग चाहे तो दंगा भी करवा दें और चाहे तो शांति भी रह लें. इट इज बिटवीन देम. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ डैश वाइटल इंस्टीट्यूशन. 3 वाइटल इंस्टीट्यूशन. कौन से थे? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड. The limited involvement of government in public sector refers to the limited involvement, privatization. The integration of economy and the society through cross country is called इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, मतलब दो चीज़ों का मिलना. ऑफ इकोनॉमी एंड द सोसाइटी थ्रू अक्रॉस दूसरे कंट्रीज के साथ, उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. Select the correct option. In how many types the environmental factors can be classified? दो. Internal or external. Which factors of the business environment regards as controllable? Internal. Who frames the economic policies of the business? कौन फ्रेम करता है? गवर्नमेंट. Which economic system is known as free market economy? फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसमें इंडिविजुअल खुद के लिए करता है, एंड दैट इज इंडिविजुअल. इसमें था, तो जाके देख लीजिए. फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट. So which economic system is ये capitalist. Correct the underlined word and rewrite the following sentence. External factors of business environment are controllable. False. Internal factors of business are beyond control. False. External are beyond controls. Natural resources are related to political environment. False. Natural environment. प्राइवेटाइजेशन हेल्प फॉर ग्लोबल विलेज आया तो ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन नहीं. वन सेंटेंस आपको चैप्टर रीड करने में मिलेगा. कंसेप्ट आपको अंडरलाइन करना है, चैप्टर रीड करने में मिलेगा. ये कुछ केस सिचुएशंस है, अगर आपने चैप्टर खुद से रीड किया होगा और आपको समझा होगा तो आप ये केस सॉल्व करा पाओगे. जानबूझ के इसके आंसर्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जब चैप्टर रीड करोगे तो इसके आंसर्स खुद फाइंड आउट करो. इन केस इफ़ इफ़ यू फील कि इसके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द बिलो नंबर और द ईमेल आईडी, एंड मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल पे जो हमारे क्लास का यूट्यूब चैनल होगा उसके ऊपर आई विल अपलोड द केस स्टडीज आंसर्स दैट यू हैव इन योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. ओके, बट
उसके पहले, लिखने के पहले, मैसेज करने के पहले, जस्ट मेक सम एफर्ट्स टू सॉल्व दिस केस स्टडीज। देन यू हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आंसर इन ब्रीफ मिल जाएगा, जस्ट जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ठीक है। So here we end the 7th chapter and this is the end of the chapter and the next chapter जैसे कि आप देख सकते हैं is introduction to management। ये आपके एस वाई जे सी का पहला चैप्टर होगा। यहाँ पे वो बिजनेस और उससे रिलेटेड बातें खत्म। 7 चैप्टर में सारी बातें खत्म हो जाती है बिजनेस से रिलेटेड एंड फ्रॉम 8 चैप्टर दैट इज द लास्ट चैप्टर इन योर एकेडमिक्स। बट इन एस वाई जे सी यू हैव इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट, कि व्हाट इज मैनेजमेंट, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन दिस कंट्री, और क्यों हर सेक्टर में मैनेजमेंट की बातें होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। This is 7 chapter is officially the end of your syllabus, but then we have to know about the introduction of management in the next lecture. Happy learning.